नमस्कार, मैं मणिभूषण। पैरामीशियम के तीसरे पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट के वीडियो में हमने उसकी पेलिकल की स्टडी पढ़ी थी, इसके अलावा सीलिया की स्टडी पढ़ी थी और किस प्रकार इनका अरेंजमेंट होता है पूरी बॉडी के ऊपर, उसके बारे में इसका अध्ययन किया गया था। उसके आगे की स्टडी हम के वीडियो में करेंगे। अब उसके आगे के हम इसके पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आंतरिक संरचना की बात की जाए तो उसका जो कोशिका द्रव है मोटे मोटे दो भागों में बांटा गया है, एक एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। बहिर्द्रव्य या अंतर्द्रव्य। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो परिधि पे पाया जाता है, सकरा और स्वच्छ गाढ़ा भाग कहलाता है। मतलब परिधि की तरफ पाया जाता है और वह थोड़ा गाढ़ा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है या साफ नजर आता है। इसी भाग में इंफ्रासीलियर सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। जो पैरामीशियम के जो इंफ्रासीलियर सिस्टम है और जो उसके ट्राइकोसिस्ट है वह एक्टोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब है इसका साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बिल्कुल परिधि की तरफ पाया जाता है, थोड़ा गाढ़ा होता है और बिल्कुल स्वच्छ या क्लियर होता है, जिसके अंदर इंफ्रासेल्युलर सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके एंडोप्लाज्म की। यह बीज की तरफ पाया जाता है तथा अपेक्षाकृत बड़ा होता है, कणदार होता है और अर्ध तरल होता है। यह इसकी स्वच्छता एक्टोप्लाज्म के अकॉर्डिंग थोड़ी कम होती है, डार्क सा नजर आता है। एंडोप्लाज्म में सामान्यतः जो इसके कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे सेल के सभी कंपोनेंट एंडोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, क्रिस्टल्स, रिजर्व फूड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा वो सब पाए जाते हैं। पैरामीशियम बर्सीलिया की बात की जाए तो पैरामीशियम बर्सीलिया के एंडोप्लाज्म में एक कोशिकीय सहजीवी हरी शैवाल ज़ूक्लुरलाई पाया जाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि पैरामीशियम बर्सीलिया कैसे जाती है, जिसके अंदर एक एल्गी सहजीवी के रूप में पाया जाता है। उस एल्गी का नाम होता है ज़ूक्लुरली। केंद्रक संकुचन से लिप्त केंद्रक, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स इसके मुख्य एंडोप्लाज्मिक अंतर्वेशन है। मतलब न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स ये मेन कंपोनेंट है जो एंडोप्लाज्म के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं इसके इंफ्रासीलियर सिस्टम की। आखिर इंफ्रासीलियर सिस्टम जो हमने पिछले वीडियो में देखा था होता क्या है। इंफ्रासीलियर में पेलिकल एल्वेओली के ठीक नीचे पाया जाता है। जो पेलिकल जो मैंने बताया था के जो पेलिकल तीन भागों के बने, सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नीचे आउटर एल्वेओलर मेम्ब्रेन, उसके नीचे इनर एल्वेओलर मेम्ब्रेन। इनर एल्वेओलर मेम्ब्रेन के नीचे इंफ्रासीलियर सिस्टम पाया जाता है। ये क्या करता है, जो सीलिया होती है उसकी बेसल बॉडी से स्टार्ट होता है और एक तंतु निकलता है। उस तंतु हम क्या कहते हैं, काइनेटोडेस्मेटा। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, पहला बेसल बॉडी, दूसरा काइनेटोडेस्मेटा। अब बात करते हैं बेसल बॉडी की। प्रत्येक सीलिया के आधार पर एक नली समान संरचना होती है जिसको हम बेसल बॉडी या काइनेटोसोम कहते हैं। हम सीलिया का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें देखा उसके नीचे एक बेसल बॉडी पाई जाती है, उसको हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। इनके अंदर मध्यवर्ती तंतु नहीं पाई जाती। काइनेटोसोम में सिर्फ 9 पेरिफेरल तंतु पाए जाते हैं। इन आधारिकाय की भित्ति में उप तंतु की त्रिक ऐठन पाई जाती है, ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं। मतलब इनके जो 9 पेरिफेरल फाइबर्स पाए जाते हैं वह 3 सबयूनिट्स के बने होते हैं जो ऐठेवे रूप में पाए जाते हैं। आधारिकाय अपने आप में रिप्रोडक्टिव इकाइयां और नए पक्षमापों की प्रजनन होती है। ये नए सीलिया का अगर मान लो किसी कारण से अगर सीलिया क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह नए सीलिया का निर्माण भी करते हैं। प्रत्येक आधारिकाय एक तारक केंद्र या सेंट्रियोल से निर्मित होता है। मतलब बेसल बॉडी का जो ओरिजिन किससे होता है, एक सेंट्रियोल या तारक काय से होता है। अब इस इंफ्रासीलियर सिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या कहलाता है, काइनेटोडेस्मेटा। पक्षमाभों की आधारिकाय से संबंध एक्टोप्लाज्म में स्थित विशिष्ट पट्टीदार काइनेटोडेस्मिक तंतुओं का तंत्र होता है। मतलब बेसल बॉडी से एक फाइबर निकलता है और हर बेसल बॉडी से एक फाइबर निकलता है जो आपस में, जिसको हम काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। और ये सारे काइनेटोडेस्मेटा मिलकर एक टिपिकल सिस्टम बनाते हैं, इनको हम सभी काइनेटोडेस्मेटल फाइबर्स कहते हैं। ये मिलकर एक टिपिकल सिस्टम बनाते हैं जिसको हम काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। आधारिकाय या काइनेटोसोम से केवल एक काइनेटोडेस्मेसोम निकलकर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे शुंडाकार हो जाता है, तब पिछले आधारिकाय तंतुकों से संबंध हो जाता है। मतलब एक
बेसल बॉडी से काइनेटोडेस्मोस निकलता है और पिछले आने वाले काइनेटोडेस्मोसोम से वह अटैच हो जाता है और एक मोटा तंतु बना लेता है। इस प्रकार से वो एक दूसरे से अटैच होते चलते हैं, पर याद रखने वाली बात है एक बंडल बनाते हैं इस प्रकार से। परंतु इस बंडल की खासियत है कि एक बेसल बॉडी से निकलने वाला काइनेटोसोम मात्र 5 बेसल बॉडी आगे तक ही जाता है, इसलिए हर बंडल में मात्र 5 काइनेटोडेस्मोसोम ही होते हैं। समझ में आया कि प्रत्येक तंतु का आधारिका से आगे नहीं, इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक तंतु 5 आधारिका से आगे नहीं पहुंचता, अतः प्रत्येक काइनेटोडेस्मा में तंतुओं की संख्या स्थायी रूप से 5 ही बनी रहती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यह कहा जाता है कि इन तंतुओं का संबंध पक्षमापी स्पंदन और गति से होता है, परंतु यह अभी विवादास्पद है। यह एक आगे की स्टडी है। एक अनुदैर्ध्य पंक्ति के सभी आधारिकाएं और उनके काइनेटोडेस्माटा सम्मिलित रूप से एक इकाई बनाते हैं, जिसको काइनेटिक कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जितने भी काइनेटोडेस्माटा पाए जाते हैं और उनकी बेसल बॉडीज मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक कहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि सीलेट प्राणियों में काइनेटिक तंत्र का होना उनका एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि इन अपक्षमाभिन्यास का यह प्रतिरूप प्रोटोजोआ की संरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका लगाता है। कहने का मतलब है कि यह इसका पाया जाना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसके संरचना या आकार की निर्माण में यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उसके एनिमल को एक शेप या साइज प्रोवाइड करता है। तो ये एक प्रकार की सब प्रकार से काइनेटोडेस्माटा किस प्रकार पाए जाते हैं? जैसा मैंने बताया था, एक बेसल बॉडी से काइनेटोडेस्मा निकलता है और पीछे वाले काइनेटोडेस्मोसा से काइनेटोडेस्मोसोम से अटैच हो जाता है। इस प्रकार से एक काइनेटोडेस्मोसोम सिर्फ 5 बेसल बॉडी तक ही जाता है। इस प्रकार एक बंडल जो निर्माण होता है उसके अंदर मात्र 5 काइनेटोडेस्मोसोम ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम ट्राइकोसिस्ट की। ट्राइकोसिस्ट क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर आगे दिया गया है, इसके बारे में डायग्राम के थ्रू और आपको समझा दूंगा। बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। ट्राइकोसिस्ट विशेष प्रकार की छड़ तुल्य या अंडाकार अंगक होते हैं जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्म में, ये बात करते हैं उसके ट्राइकोसिस्ट बाद में कर लेंगे। ये स्टडी आ गई। यह जो डायग्राम पिछले वीडियो में भी था, हम देख सकते हैं कि एक बेसल बॉडी है, उससे एक काइनेटोसोम निकल रहा है। यह पीछे वाला आने वाला काइनेटोम से अनेट हो जाता है और पीछे वाले आने वाले काइनेटोसोम इससे क्रमबद्ध रूप से जुड़ते जाते हैं, परंतु एक काइनेटोसोम मात्र 5 बेसल बॉडी तक ही लंबा होता है, उसके आगे खत्म हो जाता है। इस प्रकार से अस्थायी रूप में एक बंडल के अंदर मात्र 5 काइनेटोसोम पाए जाते हैं और इस बंडल को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? काइनेटोडेस्माटा। अब इसकी एक यूनिट की जो, और ये 5 बंडल, 5 काइनेटोडेस्माटा 5 बेसल बॉडी मिला के एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? काइनेटी। अब इस डायग्राम में खास आप देख सकते हैं ओपनिंग और ट्राइकोसिस्ट है, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एल्विलाई निकल रहे हैं, सीलिया निकल रहे हैं। अब सीलिया के नीचे से हम बेसल बॉडी से काइनेटोडेस्माटा निकल रहे हैं, जो बीच में एक बंडल बना रहे हैं। यह पूरा बंडल पूरी पेलिकल के नीचे पाया जाता है, तो उसको एक स्थायी रूप से संरचना प्रदान करता है। ये मूवमेंट में भी मदद करता है और एनिमल की संरचना निर्माण या आकार की निर्माण के अंदर भी मदद करता है। ये इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। ट्राइकोसिस्ट विशेष प्रकार के छड़ तुल्य अंडाकार अंगक होते हैं जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्म में आधारिकायों के साथ साथ एकांतित रूप में पाए जाते हैं। मतलब यह क्या पाए जाते हैं? नीचे जो बेसल बॉडी पाई जाती है उसके पास में पाए जाते हैं। तो बेसल बॉडी के पास में पाए जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर पेलिकल के नीचे पाए जाते हैं। यह सामान्यतः पेलिकल से समकोण बनाते हुए स्थित रहते हैं। इनका परिमाण अति लगभग 4 म्यू तक के इनका साइज होता है, बहुत छोटे होते हैं। इनकी टोटल लंबाई में इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक तो शाफ्ट, इसका भी स्ट्रक्चर आगे है जो बताया जाएगा। इसकी संरचना में एक शाफ्ट पाया जाता है जो नुकीला होता है, शिखर समान होता है। उस पर एक टिप पाया जाता है जो स्पाइक या बार्ब कहलाता है, और वो किससे ढका होता है? वो एक केप के द्वारा ढका होता है। इस कांड के मातृद्रव की संरचना ट्राइकिन नामक प्रोटीन से होती है। मतलब इसका निर्माण किससे होता है? ट्राइकिनिन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। इसके रेशे परस्पर सघन होकर धारीदार जालक की संरचना करते हैं। मतलब ट्राइकिनिन निर्माण, ये जो ट्राइकोसिस्ट होता है इसका निर्माण ट्राइकिनिन नामक फाइब्रस प्रोटीन से होता है। ट्राइकोसिस्ट का कार्य भली भांति ज्ञात नहीं है, ऐसा विश्वास किया जाता है। ट्राइकोसिस का कार्य भली भांति ज्ञात नहीं है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब जीवाणुओं को खाता है तो विसर्जित हो जाता है और प्राणी को आधार तल पर दृढ़ता से रोका जाता है। कोई मानते हैं कि रक्षा अंग है। इसके कार्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं। कुछ कहते हैं कि ये डिफेंस ऑर्गन है, कुछ कहते हैं कि जब ये जीवाणु को खाता है तो हिले नहीं, इसलिए ये ट्राइकोसिस जमीन में धंसे या किसी स्थिर आधार पर धंस के इसको स्थिरता प्रदान करते हैं। परंतु ये क्या कार्य करता है अभी तक इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है।
यांत्रिक, रासायनिक और विद्युत उद्दीपन के कारण ट्राइकोसिस का विसर्जन हो जाता है। कोई से भी केमिकल या मैकेनिकल उद्दीपन हो, उससे ही इसका विसर्जन हो जाता है। जब एक ट्राइकोसिस पूर्ण रूप से विसर्जित होता है तो इसका कांड या शाफ्ट लंबा होकर एक अनुप्रस्थ दायरेदार छड़ बन जाता है। इसकी लंबाई 40 मीटर तक हो जाती है, जो ट्राइकिनिन रेशे के फैलने के कारण होती है। मतलब जब ये दागा जाता है तो ये बिल्कुल लंबा हो जाता है। लंबा कैसे होता है? क्योंकि ट्राइकिनिन रेशे फैल जाते हैं, फैलने के कारण 40 मीटर तक लंबा हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर दी गई, किस प्रकार की संरचना होती है देखी जाए कि इसका एक नीचे की तरफ शाफ्ट पाया जा रहा है, शाफ्ट के ऊपर एक स्पाइक पाया जा रहा है, स्पाइक के ऊपर एक टिप पाई जा रही है, और ये एक कैप से कवर है जो इसकी संरचना बताई गई। और इसकी संरचना का निर्माण किससे होता है? ट्राइकिनिन नामक प्रोटीन से होता है। जब ये दागा जाता है तो इसके रेशे, ये स्पाइक लंबा हो जाता है। पहली बी तो है ट्राइकोसिस जो दागा नहीं गया है, और जो दूसरी सी डायग्राम है वह स्थिति है जब ट्राइकोसिस दागा जा चुका है। तो देखा जाता है कि इसका स्पाइक लंबा हो गया है, इसका शाफ्ट भी लंबा हो गया है, और ये आगे की तरफ निकल गया है, 40 मीटर तक लंबा हो जाता है। यह किस लिए होता है? क्योंकि ट्राइकिनिन रेशे फैल जाते हैं, जिसके कारण ये लंबा हो जाता है। अब यह रक्षा के अंग है या फीडिंग में हेल्प करते हैं, यह भी शोध का विषय है। यहाँ पे इस पार्ट का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।